आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का सेकंड लेसन द दिल्ली सुल्तानेट। ओके, दिल्ली सुल्तानेट मतलब दिल्ली में जब सुल्तान लोगों का राज था तो उस टाइम पे कौन कौन और कितने टाइम तक उन्होंने वहां पर राज्य किया था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सी, द दिल्ली हैज बीन सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम्स and Delhi was an important center of trade and commerce during the reign of Tomar and Chauhan Rajputs in the 12th century. And Delhi Sultanate was established in the early 13th century. ठीक है, दिल्ली जो है वो बहुत पहले से ही एक बिग बड़ा सा सेंटर रहा है। बहुत पहले से किस चीज का सेंटर रहा है? तो व्यापार का, धंधा का। ठीक है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो व्यापार होता था, जो बिजनेस होते थे, उसके लिए वो बहुत पहले से जाना जाता था। और किसके राज्य में जाना जाता था? तो तोमर और चौहान राजपूत के राज्य में। और ये कौन से टाइम की बात है? 12th सेंचुरी की बात है। ओके, और दिल्ली सुल्तानेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी। ओके, और बाद में ये जो दिल्ली का सल्तनत है वो 13th सेंचुरी में जाकर एस्टेब्लिश किया गया। रूलर हु रूल्ड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया between 1206 AD to and 1526 AD are known as Sultan and their reign is known as Sultan Delhi Sultanate। मतलब ये जो टाइम पीरियड है इन्होंने हमको दिया है, रूलर जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही दूर दूर तक उनका राज्य चलता था। ठीक है, और कौन से साल में? बिटवीन बोला है, मतलब 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक सुल्तानों का राज चल रहा था। और इसीलिए उस टाइम पर दिल्ली सुल्तानेट उनको नाम दिया गया था। मतलब जो दिल्ली था वो पूरा सुल्तान के हाथ में था और काफी टाइम तक था, इसलिए उसको नाम ही दे दिया गया था दिल्ली सुल्तानेट। एंड दीज रूलर्स वेर ओरिजिनली ऑफ टर्किश एंड अफगान ओरिजिन। ड्यूरिंग दिस 325 years total 5 dynasties came to power in Delhi Sultanate, including the Slave dynasty, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी। ठीक है, एंड अलोंग विथ दिस दिल्ली सुल्तानेट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट विजयनगर एंड बहमानी एम्पायर इन दिस लेसन। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्होंने टोटल 325 ईयर्स तक इन्होंने राज किया। ठीक है, और ये जो मुस्लिम्स जो आए थे हमारे यहाँ पे, ये ओरिजिनली आए थे टर्की से और अफगानिस्तान से, तो उनको टर्किश और अफगान कहा जाता था। जो सुल्तान आए थे वो लोग, और उन्होंने आकर यहाँ पर कंटिन्यूअसली 325 ईयर्स तक यहाँ पर राज्य किया था। और इसी के दौरान अलग अलग डायनेस्टीज के लोग यहाँ पर पावर में आए थे। जैसे कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पूरा 325 ईयर्स तक कोई इस एक ही फैमिली ने राज्य किया हो। ठीक है, टाइम टू टाइम वो उनकी फैमिली चेंज होती रहती थी। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज जो है वो पावर में आए थे। और इनके साथ साथ हम लोग इस लेसन में विजयनगर और बहमानी एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तानेट कब से स्टार्ट हुआ और कौन सबसे पहले यहाँ पर रूल किया था। तो सी, डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी अभी हमने पढ़ा कि स्लेव डायनेस्टी जो है 1206 से लेकर 1290 एडी तक उन्होंने राज्य किया था। ठीक है, तो इन 1192 एडी इन द सेकेंड बैटल ऑफ ताराई, शिहाबुद्दीन घोरी won a decisive victory over Prithviraj Chauhan and laid the foundation of Delhi Sultan 1206 AD. And after the death of Muhammad Ghori, his slave Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi Sultanate. During his reign of only 5 years, he tried to retain the Sultanate power. He fell from the horseback while playing polo and died in 1210 AD. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1192 में सेकेंड बैटल में, जो ताराई का सेकेंड बैटल था, उस टाइम पे शिहाबुद्दीन घोरी ने वो जीत लिया था। किससे जीता था? पृथ्वीराज चौहान से जीता था। और फिर उनको हटाने के बाद, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हिंदू राजा थे, जो जब वो हार गए तो उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां पर आ गए यही दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो इनके मरने के बाद, जो मोहम्मद घोरी है उनके मरने के बाद, उनका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो वहां पर सबसे पहले दिल्ली सुल्तान बना। ये लोग स्लेव थे और स्लेव में से ये लोगों ने लड़ाई करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी, उन्होंने पावर हासिल किया था। और ये सबसे पहले सुल्तान वही थे, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसलिए इनको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। स्लेव का मतलब आपको पता है, बिना पैसों में जबरदस्ती जिससे काम करवाया जाता है उसे स्लेव कहते हैं। तो यही स्लेव डायनेस्टी ने इनके खिलाफ भी
लड़ाई की थी। और मोहम्मद घोरी के मरने के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी के थे, उन्होंने राज्य उस पर पावर हासिल किया, दिल्ली पर पावर हासिल किया। और सिर्फ 5 साल में उन्होंने बहुत सारे आसपास के एरिया को अपने अंडर में लिया, अपने पावर को उन्होंने बढ़ाया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो हॉर्स पर बैठकर पोलो गेम खेल रहे थे, राइट, और उसी हॉर्स पर से वो गिर गए और उनकी डेथ हो जाती है। और ये होता है 1210 AD में। आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव एज वेल एज हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश केम टू द पावर। और जैसे उनकी डेथ हो जाती है, उनके जो बाकी के स्लेव होते हैं और उनका जो दामाद होता है, ठीक है, उनका जो जमाई होता है इल्तुतमिश, वो पावर में आ जाता है। ही एस्टैब्लिश्ड द छाहल गनी यानी छारगन, दैट इज उसका मतलब होता है फोर्स ऑफ 40 टर्किश नोबल्स टू मेक द सुल्तानेट सुप्रीम। ठीक है, इन्होंने जो इल्तुतमिश थे जब वो पावर में आए तो उन्होंने 40 टर्किश नोबल्स का एक सुल्तान का सुप्रीम पावर बनाया। उन्होंने एक सुप्रीम, उन्होंने एक पूरा क्या कहेंगे कि मिनिस्ट्री पावर उन्होंने इकट्ठा किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, और उन्होंने जो लाहौर से दिल्ली आ गए वो लोग, जहाँ पर पहले लाहौर में पहले राज्य किया करते थे, तो वहाँ से उन्होंने अपना कैपिटल बदलकर दिल्ली को बना लिया अपना कैपिटल। इल्तुतमिश is considered to be the true founder of slave dynasty. Iltutmish did not find any of his sons deserving the position of sultan, so he declared his capable daughter Razia Sultan as his successor. अब इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे जितने भी बेटे हैं वो कोई भी मेरे इसका सक्सेसर बनने के काबिल नहीं है, मेरे बाद कोई राजा बनने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान, जो काफ़ी कैपेबल थी, काफ़ी उसमें हिम्मत थी, जो एक राजा के गुण होते हैं वो सारे गुण इस रजिया सुल्तान में थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को उस अपना सक्सेसर बना दिया और अपने बेटों को जो है उन्होंने बर्खास्त कर दिया कि नहीं, बेटे नहीं बनेंगे क्योंकि बेटों में ये काबिलियत नहीं है कि वो अपने इस सत्ता को संभाल सके। एंड शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज डॉटर रजिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। Minhaj e Siraj, a historian of that time, also admitted that Razia was more capable to become sultan as compared to her brother. जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, उनकी बेटी रजिया सुल्तान को राज्य दे दिया जाता है और वो बन जाती है वहाँ की रानी, वहाँ की प्रिंसेस बनती है, जिसे ये पूरा संभालना था। दिल्ली का जो पूरा एरिया था जो उनके पावर में था, उसको पूरा पावर का यूज़ करके उसे संभालना था, अपने राज्य को संभालना था। तो उस टाइम पे जो मिन्हाज ए सिराज है, जो हिस्टोरियन माने जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि रजिया सुल्तान में बहुत ही कैपेबल थी वो रानी बनने के लिए। इल्तुतमिश ने जो फैसला किया था कि मेरे बेटों में वो नहीं है, वो जो उनके में गुण होने चाहिए एक राजा बनने का, वो नहीं है और मेरी बेटी में है, तो उन्होंने बहुत ही सही फैसला किया था। उन्होंने देखा कि जो रजिया सुल्तान है उनके भाई जो है काफ़ी वीक पड़ते हैं, राइट, उन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी जितनी रजिया में थी। Yet it was difficult to gain recognition as a woman ruler. Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler. Her rule came to an end because of the greed for power of nobles and the ongoing rebellions. The state was in turmoil for 6 years after her death. ठीक है, यहाँ पर जो था कोई भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि एक लड़की जो है वो यहाँ की महारानी बनकर लोगों के ऊपर राज्य करे, लोगों को वो ऑर्डर दे और वो अपना डिसीजन जो है वो दूसरों को मानने के लिए तैयार करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये सारे काम जो है वो मैन के होते हैं, आदमी के होते हैं, लेकिन ये तो वुमेन है तो हम उसकी बात क्यों माने। इवन उसके जो मिनिस्टर्स भी थे तो वो भी उसको साथ नहीं देते थे और बहुत सारी षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते थे कि रजिया सुल्तान को किस तरह से इनकैपेबल साबित किया जाए, तो इनको हटा दिया जाए राजगद्दी से, उनके भाइयों को राजगद्दी पर बिठाया जाए। बहुत सारी षड्यंत्र उन्होंने किए थे, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि उनके मरने के बाद 6 साल बाद तक इनका जो नोवेल वगैरह जो थे वो लोग उनसे काफ़ी नाराज़ थे, वो लोग उनका साथ नहीं देते थे। एंड नोबल्स एंड थ्रोन इल्तुतमिश सन नसीरुद्दीन ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स। अब यहाँ पर ये होता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो इल्तुतमिश का जो बेटा होता है नसरुद्दीन, ठीक है, इल्तुतमिश सन नसरुद्दीन, उनको यहाँ का राजा बनाया जाता है और वो 21 ईयर्स तक इस पर राज्य करता है। आफ्टर हिज डेथ घियासुद्दीन बालबान केम टू द थ्रोन।
जैसे ही नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है उसके बाद गियासुद्दीन बालबान आते हैं एंड ही डिस्ट्रॉयड द चाहल गनी फोर्स एंड ओवरथ्रू द ग्रिप ऑफ नोबल्स फ्रॉम द रिजाइन। और वो जो 40 फोर्स उन्होंने बनाए होते हैं, 40 मैन का जो फोर्स बनाए होते हैं, उसे वो तहस नहस कर देते हैं गियासुद्दीन, और जो है पूरी जो बागडोर होती है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ही स्ट्रेंथेंड द किंग्स पोजीशन। बालबान वाज अ पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। After his reign of 22 years, within short time, the Khilji dynasty was established in the Delhi Sultan. काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने कर दिया होता है। और ये बालबान जो होते हैं वो लिटरेचर और आर्ट के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। लिटरेचर यानी कि ग्रामर या कोई लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई लिखाई करना, उसके बारे में हिस्ट्री लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिखना, बायोग्राफी लिखना, ग्रामर की बुक्स लिखना, ठीक है, ये सब में उनको काफ़ी रस था। और आर्ट का मतलब होता है कि तरह तरह के आर्ट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इंजीनियरिंग आर्ट हो, घर मकान बनाने का, फोर्ट बनाने का आर्ट हो सकता है, या तो पेंटिंग्स का आर्ट हो सकता है। तो उसमें भी उनकी काफ़ी इंटरेस्ट था। और 22 ईयर्स के बाद उन्होंने 22 ईयर्स तक ये संभाला अपना राज्य, और फिर खिलजी डायनेस्टी ने इनको हरा दिया। और अब जो है खिलजी डायनेस्टी का राज्य शुरू होता है यहाँ पर। तो खिलजी डायनेस्टी अब आती है टू 1290 AD से लेकर 1320 तक ये अपना राज्य करते हैं, ठीक है। द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूलर जलाउद्दीन। After 6 years rule of Jalauddin, ambitious Sultan Alauddin came to the throne of Delhi. खिलजी सुल्तान के जो रूलर होते हैं, सबसे पहले रूलर वो होते हैं जलाउद्दीन। जलाउद्दीन राजा बनते हैं, 6 साल तक वो राज्य भी करते हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन आते हैं जो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है जो अपने कामों में एकदम पक्के होते हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। जैसे अगर उन्होंने चाहा कि मुझे ये पावर हाथ में लेना है तो वो किसी भी तरह से उसको लेकर हासिल कर लेते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन जो होते हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। जलाउद्दीन के बाद ये आते हैं राजगद्दी पर, दिल्ली के राजगद्दी पर, एंड ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर बाय कॉन्करिंग द नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया। और जैसे ही अलाउद्दीन यहाँ पर आते हैं वो नॉर्थ इंडिया, गुजरात और साउथ इंडिया की तरफ अपना पैर फैलाते हैं, वहाँ के राजाओं को हराते हैं, वहाँ के एरिया को कैप्चर करते हैं, अटैक करके वो अपना बनाते हैं। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कीपिंग परमानेंट आर्मी एंड दिल्ली, ठीक है। उन्होंने ये स्टार्ट किया कि अब हम लोग परमानेंट आर्मी रखेंगे दिल्ली में, और ये आर्मी जो है जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी लड़ाई के लिए उन्हें यहाँ पर भेजा जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा, और इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ मार्क, यानी कि दाग, फेस, चेहरा, फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी, हॉर्सेस एंड सोल्जर्स। उन्होंने एक सिस्टम और तैयार किया था कि इनके जितने भी आर्मी के लोग थे और जितने भी इनके हॉर्सेस थे उसके ऊपर ये लोग जलाकर मार्क किया करते थे, दाग दिया जाता था। देखो लिखा हुआ है चेहरा, फेस, राइट। उनके फेस के ऊपर एक तरह का दाग लगा दिया जाता था ताकि इनको पहचाना जा सके कि ये इनके आर्मी के आदमी है और ये इनके ही हॉर्सेस है, ताकि कोई दूसरा इनको ये ना कह सके कि ये कोई और आया है, इनके यहाँ पे कोई जासूसी करने आया है तो तुरंत पकड़ा जाए, राइट। हॉर्सेस को ये ना कह सके कि ये हमारा घोड़ा है, हम इसको ले जाएंगे। तो वो उनके मार्क जो होते थे इससे वो उनकी पहचान बनाते थे। He also made administrative reform like price regulation, market control, राइट। उन्होंने और भी आकर बहुत सारे काम किए। उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया, राइट। होर्डिंग रेगुलेशन, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी अपने सामान को होर्ड नहीं कर सकता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास स्टॉक में बहुत सारा अनाज होता है, लेकिन क्योंकि उनको ज़्यादा कमाना होता है वो मार्केट में बेचते नहीं है। उसका ये बताते हैं कि मार्केट में बहुत कमी है अनाज की, और जब अनाज मार्केट में आता है तो उसे बहुत ही ऊंची कीमत पर उसे बेचा जाता है। लेकिन जब ये राजा आया, राइट, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। एक तो उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी किया कि कोई भी अपनी मनमानी प्राइस नहीं लेगा कस्टमर से, राइट। मार्केट को उन्होंने कंट्रोल किया, होर्डिंग सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट वॉज इन टर्मोइल, और अलाउद्दीन के मरने के बाद फिर से स्टेट जो है टर्मोइल हो गया। टर्मोइल का होने का मतलब है थोड़े टाइम के लिए बिना अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है। कोई देखने वाला नहीं था, कोई उनको पावर बताने वाला नहीं था, और थोड़े टाइम के लिए जो पूरा राज्य है वो तहस नहस हो जाता है। Ghiyas-ud-Din Tughlaq was one who ended the Khilji dynasty and started the Tughlaq rule from the throne of दिल्ली। और घियासुद्दीन जो होते हैं वो तुगलक होते हैं, तुगलक के राजा है। जब खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो ये तुगलक के सबसे पहले राजा बनते हैं। कौन बनता है?
घियासुद्दीन। ठीक है, अब यहाँ पर तुगलक का राज्य शुरू होता है 1320 से लेके 1414 तक। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। ठीक है, तुगलक का डायनेस्टी जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले राजा बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये होते हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट इनमें होता है। ही इम्प्लीमेंटेड सम स्कीम्स ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग द रीलोकेशन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने सबसे पहले एक स्कीम बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को हम अपना कैपिटल नहीं बनाएंगे, हम चलते हैं दौलताबाद, और ये चले जाते हैं दौलताबाद, जहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि दौलताबाद आज के बाद यहाँ तुगलक डायनेस्टी का कैपिटल होगा। Symbolic currency experiments etc. Most of the schemes failed due to the lack of practicality as well as lack of planned implementation. उन्होंने और भी सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे करेंसी सिस्टम बनाया था और भी कुछ और सिस्टम्स भी बनाए थे, लेकिन सारे सिस्टम ऐसे हुए कि वो बोलने में तो अच्छे थे लेकिन प्रैक्टिकली करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके सारे स्कीम जो थे वो फेल हो गए। Hence these schemes have gone down in history as eccentric schemes. अब इसको कहा जाने लगा eccentric schemes, मतलब बनाया तो गया था लेकिन इसका अमल नहीं हो पाया। फिर आते हैं इब्न बटूटा। इब्न बटूटा एन अफ्रीकन ट्रैवल है जो अफ्रीका से यहाँ घूमने आते हैं। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज पैटर्नल कजिन फिरोज शाह तुगलक, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तैमूर लांग इन्वेडेड इंडिया Delhi, and because of this attack the foundation of power were shaken and the Tughlaq power became limited. ठीक है, यहाँ पर जो है एक अफ्रीकन ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम होता है आइवन बटूटा। ठीक है, यहाँ पर ये घूमने के लिए आते हैं। उस टाइम पर मोहम्मद तुगलक जो है वहाँ के राजा थे, ठीक है, वहाँ के एम्परर थे। और मोहम्मद तुगलक कब बने थे? जब उनके पैटर्नल कजिन यानी कि उनके अंकल के बेटे फिरोज शाह तुगलक के बाद इनका नंबर लगा था मोहम्मद तुगलक का, तो उसी समय पर ये आए हुए थे। और आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, जब फिरोज शाह की डेथ हो जाती है तो तैमूर लांग जो है वो दिल्ली पर जाकर इन्वेड करते हैं। इन्वेड करना मतलब है कब्जा करना, अटैक करना। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस अटैक द फाउंडेशन ऑफ पावर वेर शेकन एंड तुगलक पावर बिकेम लिमिटेड। और जैसे ही यहाँ पर तैमूर लांग आते हैं, दिल्ली पर हमला करते हैं, उसको इन्वेड मतलब उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इस कब्जे की, इस अटैक की वजह से जो तुगलक का जो ये होता है, जो पावर होता है वो हिल जाता है, क्योंकि वो जीत जाते हैं वहाँ पर, और तुगलक का पावर काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। एक्चुअली दिल्ली से बहुत दूर थे ना वो, दौलताबाद जो था वो उनका कैपिटल था, तो दिल्ली पर इतना ज़्यादा पावर इनका नहीं रह गया था। तो तुगलक के हाथ से दिल्ली जो था वो निकल चुका था। राइट, सारा पावर नहीं निकला था, ओनली दिल्ली का पावर निकला था, और तुगलक का पावर जो है लिमिटेड रह गया अप टू दौलताबाद तक। ओके, फिर इनके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी तक ये राज्य करते हैं। और फिर आते हैं लोडी डायनेस्टी जो 1451 एडी से 1526 एडी तक राज्य करते हैं। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यहाँ हमने देखा ऊपर तुगलक डायनेस्टी जो है लिमिटेड हो जाते हैं, उनके कुछ पावर्स लिमिटेड हो जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो खिजर खान एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। ठीक है, ये खिजर खान आते हैं और सैयद डायनेस्टी का निर्माण करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। आफ्टर द सैयद डायनेस्टी बहलोल लोडी बिकॉज एस्टैब्लिश द लोडी डायनेस्टी। और जब सैयद डायनेस्टी इतने टाइम तक राज्य कर लेते हैं, उसके बाद जब वो हार जाते हैं लोडी डायनेस्टी से, तो लोडी डायनेस्टी पावर में आ जाते हैं। बहलोल was the first Afghan ruler of the Lodi Sultanate, and the last emperor of Lodi dynasty was Ibrahim Lodi, and he was defeated by the Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD, and Sultanate era came to an end and Mughal rule started. ठीक है, यहाँ पर जो बहलोल होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट अफगान रूलर बनते हैं लोडी डायनेस्टी के, क्योंकि बहलोल ये जो खिजर खान होते हैं ये सैयद डायनेस्टी के होते हैं, और सैयद डायनेस्टी के बाद बहलोल लोडी, ये लोडी डायनेस्टी यहाँ पर आकर उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और ये आते कहाँ से हैं? अफगान से आते हैं। ठीक है, और लास्ट जो इनके बहलोल के जो लोडी डायनेस्टी का जो लास्ट राजा होता है वो होता है इब्राहिम लोडी, और इब्राहिम को हराने वाले होते हैं बाबर। ठीक है, और ये बाबर और इब्राहिम लोडी की बैटल होता है, इनकी लड़ाई होती है, और ये बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, जो 1526 में
हुआ था और यहाँ पर सुल्तान का राज्य खत्म हो जाता है और बाबर क्योंकि मुगल होते हैं तो मुगलों का राज्य शुरू होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है। द दिल्ली सुल्तानेट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 13th century was unique in terms of the state governance. The Sultan was at the center of the Delhi Sultanate. The power of Sultan was paramount. He was also the supreme commander, the supreme head of the executive, and the supreme judge. There was a cabinet to help the Sultan. Cabinet minister and officials were appointed by the Sultan himself, and the Sultanate system was divided into three sections, namely सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। ठीक है, जो दिल्ली सुल्तानेट होते हैं वो 13th सेंचुरी में उनको एस्टेब्लिश किया था, जैसा कि हमने पढ़ा था ऊपर, है ना। अब वो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अपने स्टेट को किस तरह से एडमिनिस्टर किया था, कैसे उन्होंने अपना राज्य चलाया था। तो एक यूनिक टर्म्स था, इसको चलाने का एक अलग सही तरीका था। और ये जो था दिल्ली जो था सुल्तान जो था वो दिल्ली सुल्तानेट का सेंटर था और सुल्तान का जो पावर था वो काफ़ी दूर दूर तक था। सुप्रीम कमांडर उनके हेड थे, उनके सुप्रीम हेड थे एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम जज। ठीक है, और ये इनको मदद करते थे सुल्तान में कई बातों को सुलझाने में, उनके साथ वो डिस्कस करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे, उनसे बहुत सारी बातों का डिस्कशन होता था और फिर वो अपने डिसीजन पर आते थे। एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स जो थे वो भी अपॉइंट किए जाते थे, वो सुल्तान जो है खुद उनको अपॉइंट करते थे ताकि वो उनको सही समय पर सही एडवाइस मिल सके। ओके, और सुल्तान सिस्टम जो था वो 3 सेक्शन में बांटा गया था, सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल। तो देखते हैं कि सेंट्रल रूल कहाँ से कहाँ तक था। तो देखो, सेंट्रल रूल, कैबिनेट वाज द चीफ आफ्टर द सुल्तान। The Sultan's chief minister was called Wazir, who was the head of the administration. Besides this, the cabinet consisted of army, postal department, religious department, foreign affairs department, intelligence department, etc. Thus, more or less, modern cabinet-like arrangement was seen at that time. आज जो हम लोग देखते हैं कि हमारे सेंटर में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सेम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से सुल्तान लोग भी करते आए थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने भी एक आर्मी का एक मिनिस्टर रखा था, आज जिसे हम लोग डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, है ना। पोस्टल डिपार्टमेंट आज भी होता है, रिलीजियस डिपार्टमेंट आज भी होता है, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट आज भी होता है, इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट ये भी आज होता है। तो जितने भी मॉडर्न कैबिनेट मिनिस्टर्स आज हम लोग देख रहे हैं, सेम कैबिनेट मिनिस्टर्स उस समय पर भी सुल्तान ने अपॉइंट किए थे और उनका जो चीफ होते थे, जो चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको कहा जाता था वजीर। ओके, फिर आता है यहाँ पर प्रोविंशियल रूल। प्रोविंशियल रूल देखो क्या है। ड्यूरिंग द सुल्तानेट द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू जागीर्स। ठीक है, जो सुल्तानेट का जो प्रोविंस मतलब जो उनकी एरिया होता था, उस एरिया को वो लोग जागीर में डिवाइड करते थे, विच वेर कॉल्ड इक्तास। उसको इक्तास भी कहा जाता था। द हेड ऑफ इक्तास वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति, who was the head of executive and judiciary of the provinces. His job was to provide army to the Sultan whenever needed and to collect the land revenue. However, in the time of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, the central army was given importance and control over इक्तादार was established. ठीक है, ड्यूरिंग सुल्तान के टाइम पर जागीर वगैरह को डिवाइड कर दिया जाता था, जिसको इक्तास कहते थे। और ये इक्तास का जो हेड होता था, जो ये सब कुछ देखते थे, उनकी जागीर वगैरह, उनकी प्रोविंसेस वगैरह जो देखते थे, उसको मुक्ति या तो इक्तादार कहा जाता था, जो हेड होते थे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी प्रोविंसेस के। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम आपको पता है जो न्याय दिलवाते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम आपको पता है जो कानून को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, हम सब तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन लोगों से फॉलो करवाया जाता है। तो इन दोनों के हेड होते थे इक्तादार और मुक्ति, और इनका काम ये भी होता था कि वो सुल्तान को जब जब कहीं पर भी वो लड़ाई पर जाते थे, जब किसी वॉर या बैटल पर जाते थे, तो उनको ये आर्मी प्रोवाइड करते थे। राइट, उनको अपनी आर्मी दी जाती थी कि ठीक है, आप हमारी आर्मी ले जाकर आप अपना बैटल करो, आप अपना लड़ाई कर सकते हो। और साथ में इनका काम ये भी होता था कि वो आसपास के लोगों से लैंड का रेवेन्यू जो होता था, टैक्स जो होता था, वो भी वसूल करते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में सेंट्रल आर्मी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और इक़्तिदार के ऊपर कंट्रोल रखा जाता था।
ओके, तो ये तो हो गया हमारे सेंट्रल की बात होगी। ओके, प्रोविंशियल की बात होगी। अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल मतलब एकदम गांव की, वहां से जो स्टार्ट होता है, जो एकदम नीचे लेवल गांव से स्टार्ट होता है। द यूनिट आफ्टर द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुकास कॉल्ड शिक एंड परगानास रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को शिक कहा जाता था और तालुकास को परगानास कहा जाता था। आज हम लोग कहते हैं तालुकास और डिस्ट्रिक्ट। Village administration was headed by the मुखी और मुकाधाम एंड द क्लर्क एंड द पटवारी हेल्प्ड हिम। ठीक है, जो विलेज को, पूरा विलेज का जो हेड होता था उसको मुखी कहते थे। आज भी कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है ना, या तो फिर मुकाधाम कहते थे उस समय पर। और क्लर्क होते हैं और पटवारी होते हैं जो उनको उनके हर काम में मदद करते हैं। ओके, करते थे। अब हम आते हैं फोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शंस। उस समय पर कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई थी जो आज भी हम लोग देखते हैं। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं और वो चीज़ें जो है इनके टाइम पर बनाया गया था। तो किसने क्या बनवाया था, अब वो हम पढ़ेंगे। फोर्ट का मतलब होता है किला, और किले के साथ साथ दूसरे कंस्ट्रक्शंस भी बनवाए गए थे, जैसे कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन of the Indo-Islamic style architecture in India. During the Sultan period, significant work of the architecture like fort, mosque, tombs, houses, gardens, gates, minarets, etc. were constructed. देखो, जब दिल्ली में सुल्तानों का राज चलता था तो उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल से आर्किटेक्चर का काम किया था। आर्किटेक्चर मतलब जैसे घर मकान बनवाना, उसके जो डिज़ाइंस होती है उसको कहा जाता है आर्किटेक्चर। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क करवाया था आर्किटेक्चर का, जिसमें था फोर्ट, मॉस्क, टॉम्स, हाउसेस, गार्डन्स, गेट्स, मिनारेट्स, ये सारी चीज़ें बनवाई गई थी। ओके, फिर है द मॉस्क नेम कुवत उल इस्लाम was built in Delhi during the time of कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मॉस्क बनवाया था जिसका नाम था कुवात उल इस्लाम। ये दिल्ली में बनवाया गया था। अनदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन ऐबक्स रेन वॉज कुतुब मीनार। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में, ये है कुतुब मीनार। आप देख सकते हो कितना ऊंचा है ना। इसको बनवाने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने बनवाया था। लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Only one floor of it was constructed during his reign. Iltutmish completed rest of the work after his death. कुतुबुद्दीन ने शुरुआत तो करवाई थी, लेकिन ये एक फ्लोर तक बनाकर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके जो जमाई थे इल्तुतमिश, उन्होंने ये पूरा काम करवाया था। ये जो आप देख सकते हो, ये जो बाकी के फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर और ये फिफ्थ फ्लोर, तो ये जो बाकी का काम था ये इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई थे। ओके, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो चुकी थी। एंड इट वॉज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोदी। उसके बाद जब ये थोड़ा सा टूटने फूटने लगा, थोड़ा खराब होने लगा, तो इसकी मरम्मत करवाने का काम फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने किया था। अनदर बिल्डिंग बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ मॉस्क कॉल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा विच इज लोकेटेड इन अजमेर। ठीक है, ये आप देख सकते हो नीचे पिक्चर में दिया है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि इसको सिर्फ 2.5 दिन में ही बनाया गया था, 2.5 days में। ठीक है, और ये बनाया गया है अजमेर में। द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश इंक्लूडेड हौज ए शमी ईदगाह एंड जामा मस्जिद। Major constructions work during the reign of Alauddin Khilji include the Alai Darwaja, Siri Fort and a town named Siri and Hauj e Khas। हौज मतलब होता है छोटा सा लेक जिसमें पानी भरा रहता है, जहाँ पर लोग हाथ मुंह धोकर वो लोग मॉस्क में जाते हैं और वहाँ पर अपना प्रेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बनवाई थी। और था इसके अलावा तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद एक्सेट्रा टाउन्स वर सेटल्ड ड्यूरिंग द तुगलक रेन। ठीक है, ये सारे जो हमने नाम पढ़े, ये सब तुगलक के राज्य के समय पर बनवाया गया था। During this period, many fort, mosque, lake, palaces, baths, tombs, bridges, inns, gardens, etc. were built in Delhi। ठीक है, और इन्हीं के समय पर बहुत सारे फोर्ट का मतलब होता है किला। ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे किले बनवाए गए थे। मॉस्क मतलब उनको जहाँ प्रेयर करने की जगह होती है, मस्जिद, वो बनवाए थे। लेक्स बनवाए थे, पैलेसेस, बाथ मतलब जहाँ पर लोग कुछ सेलिब्रेशन के समय पर लोग मिलजुल कर जहाँ पर नहाते हैं और फिर वहीं से वो प्रार्थना करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, तो उस जगह को बाथ कहा जाता है।
टॉम्स यानी मरने के बाद किसी बड़े आदमी की उसको दफनाने के बाद ऊपर से कब्र रखी जाती है और फिर उसको टॉम नाम दिया जाता है। एंड ब्रिजेस, इंस मतलब के रेस्टोरेंट वगैरह, गार्डन्स उन्होंने बनवाए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज भी दिल्ली में मौजूद है। एंड टॉम्स एंड मॉस्क वेल बिल्ट ड्यूरिंग सैयद एंड लोडी डायनेस्टी। ज़्यादातर टॉम्स जो और मॉस्क है वो सैयद और लोडी डायनेस्टी के समय पर बनवाया गया था। बंदे खान्स डॉम, बंदा जुम्बाज, मॉस्क एंड शिहाबुद्दीन टॉम वेर द मेजर वन ऑफ देम। ये जो उन्होंने मॉस्क और टॉम बनवाए थे इसके कुछ नाम है यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर। तो ये था, शुरुआत हुआ था 1336 एडी से लेकर 1646 एडी तक, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट began during the time of weak sultans of the Tughlaq dynasty. This process accelerated during the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. The situation was further deteriorated by the Taimur's invention. Due to all these conditions, many North and South Indian states became independent, including the Vijayanagar, Bahmani, Malwa, Mewar, Bengal, Jaunpur, etc. Let's get some information about विजयनगर एंड बहमानी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि दिल्ली सुल्तानेट जो है, जो इनका काफ़ी वीक सुल्तान जो थे, तुगलक डायनेस्टी के जो सबसे वीक सुल्तान थे, उनके समय से ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेशन मतलब कि उस समय पे दिल्ली का सुल्तान का जो पावर था धीरे धीरे डगमगाने लगा था। क्यों डगमगाने लगा था? क्योंकि आने वाले जो सुल्तान की जो पीढ़ियाँ थी वो काफ़ी वीक थी, वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, पावरफुल नहीं थे कि अपने जागीर को संभाल सके, उनके दादा परदादा उन्हें जो जीता था उसके ऊपर उनका पावर रह सके, ये उनके बस की बात नहीं थी और वो लोग काफ़ी वीक साबित हुए थे। और इसकी वजह से सैयद डायनेस्टी आया, सैयद और लोडी डायनेस्टी आई, इन्होंने उस पावर को अपने हाथ में लिया और ये सिचुएशन जो है तैमूर इन्वेशन के बाद इनका भी धीरे धीरे पावर कम हो गया, ठीक है। तैमूर हमारे कंट्री में आए थे दिल्ली में, उन्होंने सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसको अपने हाथ में लिया था। और इन सब कंडीशन की वजह से नॉर्थ और साउथ स्टेट जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी ने बहुत सारे राज्यों को, नॉर्थ के और साउथ के बहुत सारे राज्यों को अपने हाथ में ले रखा था। और जैसे ही तैमूर आते हैं तो वैसे ही इनका सैयद और लोडी का जो हाथ में जो पावर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और उनके कमज़ोर होते ही जैसे विजयनगर है, बहमानी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर, ये सब जो उनके हाथ में थे ये सब धीरे धीरे फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के बाद ये अपने अपने राज्य में, अलग अलग राज्यों के जो राजा होते हैं वो अपने हाथ में अपनी कमान संभाल लेते हैं। चलो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि विजयनगर और बहमानी क्या है। तो टू ब्रदर्स नेम्ड हरिहर राय एंड बुक्का राय, ठीक है, ये दोनों भाई होते हैं, हरिहर राय और बुक्का राय, लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। ये साउथ में है, विजयनगर भी साउथ में है। दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर की नींव रखी तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर, मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम। द टाउन वॉज इनिशियली नोन एज विद्यानगर, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने स्वामी गुरु जिनका नाम था विद्या नारायण, उस पर से उन्होंने उस शहर का नाम रखा था विद्यानगर, लेकिन समय जाते जाते इसको विजयनगर नाम दिया गया। लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड विजयनगर ड्यू टू द मिलिट्री सक्सेस ऑफ देयर एम्परर। जैसे जैसे वो लोग बहुत सारे बैटल्स लड़ते गए, जीतते गए, तो विद्यानगर से अब उन लोगों ने उसका नाम विजयनगर रख दिया क्योंकि वो लोग जीतते जा रहे थे। हरिहर राय एंड बुक्का राय वर द किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। ये जो दोनों भाई होते हैं उस डायनेस्टी का नाम होता है संगम डायनेस्टी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द संगम डायनेस्टी एंड सलुआ डायनेस्टी, तलुआ डायनेस्टी एंड अरावेदु डायनेस्टी। इन सब अलग अलग राजाओं अलग अलग समय पर आते रहे, जैसे जैसे डेथ होती गई नए नए राजा बनते गए, आते रहे जाते रहे, ठीक है। एंड हरिहर राय first and Bukka Rai made an important contribution in twinning a small kingdom into an empire. Rule of the Salua dynasty lasted for 20 years and then Talua dynasty was established. अब इन्होंने जो छोटा सा राज्य एक बनाया था, विजयनगर जो बनाया था, उसको उन्होंने धीरे धीरे कई राज्यों को जीतकर वो काफ़ी बड़ा बना दिया था, ठीक है। स्मॉल किंगडम से उन्होंने एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया।
जब सलुआ डायनेस्टी आती है तो 20 ईयर्स तक इस पर राज्य करती है और उसके बाद आती है तलुआ डायनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेट रूलर लाइक कृष्ण देव राय वॉज बोर्न इन तलुआ डायनेस्टी। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये कृष्ण देव राय की है। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ तो वो तलुआ डायनेस्टी में इनका जन्म हुआ था। हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ तलुआ डायनेस्टी? तुलुआ डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। Not only this, he even got the honor of being a great ruler of India. He won many battles during his reign. Although Krishna Dev Rai spent most of his life on the battlefield, he did not neglect the administration. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे राज्यों को, आसपास के राज्यों को जीता था, काफ़ी उन्होंने भी युद्ध किया था और युद्ध करने के बाद वो जीते भी थे। और उन्होंने ऐसा ही नहीं कि पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ युद्ध किया था, उन्होंने अपने राज्य को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभाला था। He got the lakes and canals dug in the state and enriched the agriculture. एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और पानी की कमी ना पड़े उनके फार्मिंग को, उनके फार्मर्स को, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लेक्स और कैनल्स भी खुदवाए थे। He abolished some unjust टैक्सेस एंड गेंड लव ऑफ द पीपल। बहुत सारे टैक्स जो थे वो गैर कायदेसर थे जिसे लोग वसूल किया करते थे। तो जब कृष्णदेव राय को पता चला कि ये ऐसा टैक्स तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो कृष्णदेव राय ने वो सारे टैक्सेस बंद करवा दिए और लोग जो है उनको और ज़्यादा चाहने लगे। ही एस्टेब्लिश्ड अ टाउन कॉल्ड नगलपुर near Vijayanagar and decorated it with the various buildings and temples. Krishna Dev Rai was himself a great scholar. He wrote several texts in Sanskrit and Telugu. Due to the spread of literary art, he became well known of the Bhoj of Andhra. ठीक है, यहाँ पर जो है उन्होंने नया टाउन बनाया था, 2 टाउन उन्होंने बनवाए थे, नागलपुर और विजयनगर, और उसको खूब अच्छी तरह से उन्होंने सजाया भी था, जैसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना के, बहुत सारे मंदिर बनवा के। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एक स्कॉलर थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु में कई किताबें लिखी थी ताकि लोग उसको पढ़ सके और इसी से उनका नाम जो है भोज ऑफ आंध्रा रखा गया। आफ्टर कृष्णा राय's death, internal conflicts and conspiracies started in Vijayanagar. Vijayanagar was defeated by the Union of Muslim States in the Battle of Talikota on January 23, 1565. Even after the war, Vijayanagar Empire lasted for a century but did not achieve the same grandeur as before. जैसे कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, राइट। लोग जो है अपने जो भी राजा बनता है वो लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे और अच्छी तरह से राज्य को चला नहीं पाए। लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक, कुछ 1 सेंचुरी जितना चला था, राइट, 100 साल तक विजयनगर का काफ़ी काम चला, लेकिन वो नाम नहीं वो हासिल कर पाए जो कृष्णदेव राय ने हासिल किया था। ठीक है, अब है बहमानी किंगडम। इन्होंने क्या किया था, 1347 से लेके 1518 तक इन्होंने राज्य किया था। जफर खान 1347 में आते हैं। Established the Bahmani kingdom of the south during the Tughlaq dynasty. This kingdom influenced the politics of the South India for almost a century and a half. And Zafar Khan, under the name of Alauddin Bahman Shah, ruled independently. He annexed the several territories to his state, making the Gulmarg the capital of newly independent state. The reign of the Ahmad Shah and the Muhammad Shah III are significant in the Bahmani Empire. अब यहाँ पर क्या होता है, जफर खान आते हैं और जफर खान क्या करते हैं, बहमानी किंगडम नाम का एक बहुत बड़ा तुगलक डायनेस्टी का समय पर बहमानी किंगडम का स्थापना करते हैं। ठीक है, उसको बनवाते हैं और यहाँ से ये किंगडम जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है साउथ के पॉलिटिक्स से। और उन्होंने देखा होता है कि इसके पहले के जो राजा थे वो किस तरह से काम करते थे, किस तरह से अपने राज्य को चलाते थे, तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने भी वैसे ही उन्होंने कंटिन्यू रखा। जफर खान जो थे वो नाम था, अलाउद्दीन बहमानशी जो थे वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार इसको अपना बनाना चाहा, इनेक्स्ट किया कई बार। अलाउद्दीन बहमानी ने जफर खान के अंडर में बहुत सारी बार उनके ऊपर एनेक्स्ट किया। एनेक्स्ट करना मतलब कि चढ़ाई करना, ठीक है। और उन्होंने बाद में गुलमार्ग जो जगह था उनका इंडिपेंडेंट स्टेट उसको बना दिया। अहमद शाह और मोहम्मद शाह जो थर्ड थे वो लोग बहमानी एम्पायर के बहुत ही काफ़ी नामी लोग थे। Ahmad Shah moved his capital to Bidar from Gulmarg and built the several buildings in Bidar. And Muhammad Gawad, जो पहले अहमद शाह होते हैं वो बिदार चले जाते हैं गुलमार्ग से और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। मोहम्मद गवन was the wazir of Muhammad Shah III and he created a competent administration and Bahmani power strengthens during the reign of Muhammad
Shah III. After that, during the reign of Muhammad Shah, all the power of state passed into the hands of Wazir Kazim Barid, and it was during his reign that Bahmani came to an end. यहाँ पर जो मोहम्मद गवर्न होते हैं वो क्रिएट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्रिएट करते हैं और उसको बहुत ही पावरफुल बनाते हैं. जब ये मोहम्मद शाह के हाथ में जाता है तो ये पावर धीरे धीरे एक दूसरे के हाथ में चला जाता है. जैसे कोई राजा मर जाता है, आने वाले राजा के हाथ में वो पावर चला जाता है. इस तरह से वजीर कासिम बारिद के हाथ में भी ये जा रहा था, उनके हाथ में चला गया. और जैसे उनके हाथ में गया, बहमानी का खात्मा हो गया, खत्म हो गया उनका रूल. और जो पूरा एम्पायर जो होता है वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में बदल जाता है, जिसका नाम है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार और बरार. ठीक है, क्योंकि अब वो हार जाते हैं तो उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है. एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट रूल. और लास्ट में ऐसा होता है कि दिल्ली से सुल्तान लोग भी चले जाते हैं. तो देखो कब जाते हैं. दिल्ली सुल्तानेट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1206 AD by Qutbuddin Aibak, and after 320 years came to an end in 1526 AD with the end of the rule of Ibrahim Lodi. In span of 325 years, the right powerful and sometimes weak sultans also came to the throne. The Muslim empire of Delhi saw the many ups and downs and ultimately destroyed. ठीक है, यानी इधर हमने देखा कि बहुत सारे राजा जो है वो आते रहते हैं और जैसे कोई वीक होता है, कोई उनके ऊपर हमला कर देता है तो उनका राज्य हो जाता है. जो वीक होता है, जो हार जाता है, उसे अपनी सत्ता दे देनी पड़ती है, जो जीत जाता है उसको. इस तरह से हमने काफ़ी कुछ इसमें देखा. और 325 ईयर्स के टाइम पर काफ़ी पावरफुल टाइम रहा. वीक सुल्तान भी आए, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि मुस्लिम एम्पायर जो है दिल्ली से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब जो उनके आने वाली जो पीढ़ी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. ओके, अब ये जो है आपको इसी में से लिखना है. ये जो भी आपको MCQs दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसको पढ़कर आपको इसे फिल करना है. ओके, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे. ओके, देखिए चल रहा है. यस करो इधर. यस